हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं पहले उसके इंट्रोडक्शन से कि हम कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करना शुरू करेंगे। बिल्कुल इजी होके देखना है, समझना है। जो चीज नहीं समझ में आएगी बार बार उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। देखें, कोर्स को हमने 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन को सीखेंगे। अब बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि अगर हम कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें याद है, कैंडलस्टिक के अपर का विक, लोअर का विक, अगर ये हमें आता है, कैंडलस्टिक की पहचान करने आती है, तो मतलब बेसिक क्लियर है। नहीं, बेसिक ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक से भी पहले आता है, यूं समझे। बेसिक के अंदर आप इतने यूज्ड हो जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकेंगे। बेसिक का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन अब आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा अचीव करने हैं, बड़े बड़े टारगेट्स रखने हैं, इसलिए आप एडवांस सीखना चाहते हैं। तो बेसिक का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो वो हम बेसिक के अंदर सीखेंगे, जो हमारी स्ट्रेटजीज वगैरह होंगी। अब बेसिक के अंदर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन, उसकी रीडिंग, चार्ट की फॉर्मेशन, उसकी रीडिंग, मोमेंटम कैसे बनता है, कैसे डिक्रीज होता है, कैंडलस्टिक का मोमेंटम किस तरीके से टोटली स्टॉप होता है, इन चीजों को समझना। और कौन से एल्गोरिदम से चार्ट बन रहा होता है, डेटा कैसे चार्ट तक पहुंचता है, और चार्ट किस तरीके से बनता है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक की तादाद और रेड कैंडलस्टिक की तादाद आपस में इसका क्या करेक्शन है, कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर या अबव क्यों क्लोज होती हैं, और वहां पर जो रिएक्शंस पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, यह सब, इसका और रियल बाइंग सेलिंग का उन कैंडलस्टिक की मूवमेंट से क्या फर्क होता है, ये सब हम इस बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से स्ट्रेटजी हमारी बनेगी। और इस बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर भी 4 से 5 आप लोगों को स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक ही स्ट्रेटजी काफी है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिलने वाली है। फिर अब हम उसी बेसिक प्राइस एक्शन को थोड़ा सा फिल्टर करने की कोशिश करेंगे कि कभी कभार अनवांटेड लॉसेस होते हैं, पता नहीं चलता क्यों हो रहे हैं। तो उसको एडवांस करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एडवांस प्राइस एक्शन। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हम सीखेंगे सिंपल एसएनआर, बहुत इंपॉर्टेंट जो एसएनआर होती हैं, जो हिडन होती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो किस तरीके से ड्रा किया जाएगा, कैसे रिएक्ट होगी प्राइस वहां पर, और उस रिएक्शन के हिसाब से हमें कैसे पता चले कि अब रिवर्सल होगा, अब नहीं होगा, अब ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यूशन होगी, अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो क्या करना है, ये सारी चीजें हम उस प्राइस के ऊपर किस तरीके से रिएक्शन होगा वो हम सब समझेंगे। और एसएनआर भी बहुत सारे किस्म की होगी, जैसे कि मोमेंटम से एसएनआर को निकालना, स्ट्रांग और वीक एसएनआर को समझना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट के बाद एसएनआर बनती है जिसको फ्लिप एसएनआर कहते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन से बनना, चैनल से बनना, सप्लाई एंड डिमांड से एसएनआर का बनना, और मुख्तलिफ हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे और उनका रिएक्शन क्या होगा। तो इसका जो तकरीबन हमें 3 से 4 दिन लगेंगे बेसिक प्राइस एक्शन के लिए, और 3 से 4 दिन या 3 दिन लगेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, और फिर 2 दिन एडवांस प्राइस एक्शन में भी हमें लगेंगे। एडवांस प्राइस एक्शन में भी इस तरीके से कुछ कैनेस्टिक साइकोलॉजी के पैटर्न है, उनको समझना, उनको यूज कैसे करना है, जैसे पीडीएफ के ऊपर छपा हुआ है क्या वैसे ही यूज करना है या उसकी लॉजिक कुछ अलग है, उसको समझना। चार्ट पैटर्न्स कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसमें ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन और फेक ब्रेकआउट को समझना, न्यूज की रीडिंग को समझना, और उस पे अवॉइड करना है या ट्रेड करना है, या फिर कौन से अच्छे टाइम होते हैं हमारे कंट्री के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, उनके बारे में बात करना। तो ये सारा हम इसके अंदर करेंगे। फिर ये सारा प्राइस एक्शन जब हमारा हो गया, जितनी जरूरत है ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, इतना प्राइस एक्शन काफी होता है समझना। फिर हम चलेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे, उसी प्राइस एक्शन को फिल्टर करना। ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी 2 क्लासेस होंगी ज्यादा से ज्यादा, और इस 2 क्लासेस के अंदर आप ये समझ जाएंगे कि जो प्राइस एक्शन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ट्रू है या वो फॉल्स है। बस इतना ही वॉल्यूम का काम होता है। वॉल्यूम अलग से सिग्नल नहीं देता, वॉल्यूम अलग से ऐसी कोई बातें नहीं बताता जो हमें प्राइस एक्शन से मिलती है इंफॉर्मेशन। वॉल्यूम सिर्फ कंफर्म करता है कि प्राइस एक्शन इज फॉल्स और प्राइस एक्शन इज ट्रू। यूज हम फिर भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज को करते हैं, वॉल्यूम की कोई अपनी सी कोई अलग सी स्ट्रेटजीज नहीं है, बस सिर्फ कंफर्मेशन के तौर पे यूज करेंगे। फिर ये सब हो जाएगा तो फिर जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है ट्रेडर की थिंकिंग का, साइकोलॉजी का, कैसे प्लान बनाना है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, और हम नेगेटिव सोचते हैं, हमें लगता भी है, या फिर हम पॉजिटिव वगैरह किस तरीके से होंगे,
ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ी काउंसलिंग करेंगे, एक दूसरे की भी करेंगे, मैं आप लोगों की करूंगा, आप लोग एक दूसरे से बात भी करोगे। तो वहां पर जो मेन इश्यूज होंगे वो फियर ऑफ लॉस का ओवरकम ऑन ग्रीड एंड रिवेंज के ऊपर बातचीत करेंगे, कि क्यों रिवेंज लेते हैं। अभी भी आज मेरे मुझसे एक बंदा बार बार सवाल पूछ रहा था, कोर्स भी कर चुका था, कह रहा कि सर सबसे सब कुछ आ रहा है, मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ और मेरी हर स्ट्रेटजी काम भी कर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ जब एक या दो लॉस लगातार हो रहे हैं तो फिर मेरी आदत ऐसी बन गई है कि जब तीसरा ट्रेड करता हूं तो वहां पर लगातार 10-10 ट्रेड कर रहा हूं एक ही जगह पे, वो मेरी आदत खत्म नहीं हो रही और जिसकी वजह से मैं अकाउंट लॉस कर रहा हूँ। हालांकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बस एक या दो लॉस आ रहे हैं तो मेरा इमोशंस जो है ना कंट्रोल से बाहर चले जा रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इनको थोड़ा सा हम गाइड करेंगे, ये समझना कैसे है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके ऊपर बात होगी। रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें ट्रेडिंग प्लान, प्रॉफिट और लॉस का टारगेट, मनी मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रेटजीज जो सीखेंगे उनको किस तरीके से अप्लाई करें मनी मैनेजमेंट के अंदर, ये करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है और ये रियल ट्रेडिंग के ऊपर किस तरीके से इसको एप्लीकेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इनके ऊपर। तो सिंपल सा कोर्स है, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आप लोगों की मोटिव का जो है ना पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत चाहिए। ठीक है, इस कंटेंट के हवाले से किसी को कोई रिकमेंडेशन हो या कुछ कोई ऐड करना चाहे या कोई लगे कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए तो वो रिकमेंड कर सकता है, बात कर सकता है। नो सर, सब ठीक है सर। मैं इसमें ऐड करूंगा बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं है, जो जरूरत जहां पर समझूंगा, और जितने आप लोग सवाल पूछोगे या फिर जो सवाल जितने एडवांस पूछोगे उतने टॉपिक इंक्रीज होंगे। अगर ऐसे मेरे मेरे साथ बहुत सारे ऐसी बैचेज होती हैं जो बात ही नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले बस बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोग मुझसे पार्टिसिपेट करोगे तो फिर इसके अंदर मैं बहुत सारी और भी चीजें ऐड करता जाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप अच्छा ओके सर। माहौल बनाएंगे उतना मैं ज्यादा आप लोगों को टाइम दूंगा। ठीक है, टाइम लिमिटेड होता है, मैं आप लोगों का टाइम भी जाया नहीं करूंगा और अपना भी जो है ना मेरा बहुत टाइम दिया हुआ होता है हर जगह पे। एक लिमिटेड जो है ना हमारी एक क्लास होगी 1 घंटे की, उसके अंदर हमारी क्यूरीज भी करनी है, लेसन भी पढ़ना है, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते ओके हैं। सर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको आता है वो उसका रिव्यू हो जाएगा और जिसको नहीं आता उसके लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल का बंदा है, तो इसलिए हम हर एक के अलग अलग लेवल बना के तो नहीं चल सकते, एक ही लेवल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जिसके बैकग्राउंड पे नॉइस नहीं हो वो बात कर सकता है ड्यूरिंग, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी जरूरी होती है। देखिए, जी सर। यहाँ पर हम रीडिंग कैंडलस्टिक की बात करते हैं, और आप सब जानते हैं कि एक कैंडलस्टिक की रीडिंग ऐसे होती है, ओपन क्लोज लो हाई और उसकी बॉडी कलर से स्टार्ट हो जाती है। क्या ये इतनी इनफ है? आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी अगर एक कैंडल के बारे में रीडिंग करनी चाहिए, आती हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें कैंडल की रीडिंग करने आती है? जी सर। यस हम्म, सर। क्या नहीं इतनी सर। काफी है? इतनी काफी है? नहीं कैंडलस्टिक की सर। रीडिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट प्रिडिक्शन, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। बिल्कुल ठीक है सर। ना, कैंडलस्टिक की रीडिंग करना, तो ऐसे अगर किसी को भी समझा दो कि कैंडलस्टिक का ओपन कहाँ पर है, क्लोज लो हाई कहाँ पर है, तो वो तो हर एक बंदा समझ सकता है ना इस तरीके से, जैसे कि यह एक कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, क्लोज यहाँ पर है और इसका हाई यहाँ पर है, और बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो कैंडलस्टिक की बॉडी बड़ी है, विक से, और कलर ग्रीन है, प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी ऊपर से क्लोज हुई है, बायर की कैंडल है। तो ये कैंडलस्टिक की इंफॉर्मेशन हो गई। तो बायर ने इस बार इस टाइम फ्रेम के अंदर, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल है, तो कैंडलस्टिक यहाँ से उठी है और यहाँ तक गई है, अब अगली कैंडलस्टिक ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो उसके बारे में इस कैंडल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये समझना है। ठीक है, तो अब देखेंगे ओके सर। कि हम इस कैंडल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको समझना। हमारे पास अपर विक है और लोअर विक है। इस अपर विक की ऑपरेशन कोई बताए जिसको पता हो कि अपर विक की ऑपरेशन में क्या हुआ था इस ऑपरेशन के अंदर। जरा मैं बायर्स बताएं। ऊपर गए सर, फिर सेलर्स वापस प्राइस को नीचे लेके आ गए। पहले यस, से इंटर हुए। सेलर्स एंटर हुए हैं, इंटरेस्टेड है, आई थिंक, राइट। बिल्कुल सर। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सर। इस मार्केट में आना चाहते हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई मौजूद है।
वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सप्लाई मौजूद है, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि हम बायर को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है? क्या कह सकते हैं इसको? सेलर इंटरेस्टेड है बता रहे हैं सर। सेलर इंटरेस्टेड है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, तो रिजेक्शन का कोई मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि करीब में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर जी सपोर्ट एंड सर। रेजिस्टेंस ना हो तो फिर ये तो रिजेक्शन आ भी नहीं सकती ना, क्योंकि जब भी रिजेक्शन आती है किसी न किसी एसएनआर के करीब होने की वजह से आती है। तो ये रिजेक्शन हमें यह भी तो बताती है कि यहाँ पर करीब में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बी अवेयर। यह भी पॉसिबल है, राइट? हाँ जी सर। और जी सर। यह भी साथ Yes, में sir. पॉसिबल है कि इस रिजेक्शन के अंदर सेलर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब कितना Yes, sir. इंटरेस्टेड है, उसमें कितना पावर है, ये पता करना फिर हम वॉल्यूम से करेंगे, ठीक है। एक बंदे की तरफ से शोर आ रहा है पीछे की तरफ से, वो कंट्रोल किया रहे, ठीक है। ओके, अच्छा, जो नीचे का विक है ऊपर के विक के हिसाब से इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? जैसे कि यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर भी सेलर इंटरेस्टेड है। यस, बायर्स इंटरेस्टेड है। धर्मेंद्र बताएं, आप बताएं कि यहाँ पर क्या यहाँ पर सेलर भी इंटरेस्टेड है या फिर बायर इंटरेस्टेड है? क्या हुआ, इस विक की इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं? सर यानी सेलर सर, से बायर धर्मेंद्र बताएगा, उसके बाद फिर बायर बोलेंगे। इंटरेस्टेड है, हम्म। यहाँ सेलर इंटरेस्टेड है सर। ओके, बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है? अच्छा, ठीक है, कंफर्म क्लियर नहीं है। अब्दुल मालिक आप बताएंगे। यस सर। अब्दुल मालिक बताएगा। अब्दुल मालिक आप सुन रहे हैं? जी जी आ रही है। आप थोड़ा सा तेज बात करें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से सब सुने। सर जी, ये जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई फिर उसके बाद नीचे आई, तो वहां से या तो सपोर्ट लेवल हो सकता है और यहाँ से बायर एक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बायर बायर। इंटरेस्टेड है सर। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं अभी भी किसी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। कोई और बंदा बताए जो मुझे सही तरीके से सेटिस्फाई कर सके कि ऊपर के रिजेक्शन और नीचे के रिजेक्शन में क्या फर्क है। फिर मैं आप लोगों को सही तरीके से बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की सर मदद क्या है। जी निखिल आप सर बताएं। सेलर्स जी सर निखिल। सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, पर बायर्स ने ये शो कर दिया कि हमारी डिमांड ज्यादा है, हम बाय करेंगे। ओके, ठीक है, आप थोड़ा करीब हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब गौर से सुनिएगा। और ये ही बेसिक रीडिंग होती है। देखें, सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर जब कैंडलस्टिक ओपन हुई तो सेलर्स ने एंट्री की, पुश किया डाउन की तरफ, सप्लाई लेके जा रहे थे। ओके, यहां तक सेलर क्या लेकर गए? सप्लाई लेकर गए। जब यहां तक सप्लाई लेकर गए तो बायर ने यहां से बाय करना शुरू किया। अब वो जो बाय करना था वो सेल करने से थोड़ा सा ज्यादा था। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर 100 यूनिट 100 लॉट्स या 50 लॉट सेल किए गए, तो अब जो डिमांड थी वो 500 लॉट की डिमांड थी या 300 लॉट की डिमांड थी। मतलब सेल के सप्लाई से ज्यादा डिमांड आना शुरू हो गई। जैसे ही डिमांड शुरू हो गई तो प्राइस ने सेलर को कंट्रोल कर लिया, पूरी सप्लाई ले ली और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। इतना लेके गए, इतना लेके गए, यहां तक मार्केट को लेके गए। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये सेलर सप्लाई देने के बाद फेल हो गए, सेलर फेल्ड। और बायर्स ने क्या किया? कंट्रोल द मार्केट। बायर्स ने क्या किया? किसको कंट्रोल किया? सेलर को कंट्रोल किया। बायर्स कंट्रोल सेलर। तो अब इस नीचे वाले विक में कौन फेल हुआ? सेलर। सेलर फेल हुआ। सेलर्स और कंट्रोल किसने किया? बायर ने किया। बायर्स ने। कंट्रोल किया। अब यहां पर यह बात याद रख लो कि ग्रीन कैंडल का नीचे का विक जहां पर बायर कंट्रोल करता है वहां पर बायर मौजूद भी होता है। जहां पर बायर कंट्रोल करता है तो वहां पर मौजूद भी होता है। होता। तो अब वो विक की साइज देखेंगे, कितनी साइज है? ये साइज है विक की। अब इस विक के अंदर इस कैंडलस्टिक की बॉडी से ज्यादा, ऊपर के हिस्से से ज्यादा, सबसे ज्यादा बायर कहां पर मौजूद है? इस लोअर पॉइंट में। इस पॉइंट के अंदर मौजूद है। जब भी प्राइस दोबारा इसी पॉइंट को टच करेगी तो बायर एक्टिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बायर क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव। इसका मतलब यूं मान लीजिए कि इस
जोन के अंदर अगर सेलर की कैंडल क्लोज होती है रिजेक्शन के साथ, तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि बायर इस जगह पे वापस आ जाएगा। बायर क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। तो ग्रीन कैंडल का जो नीचे का विक होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विक होता है। ऊपर का विक, यहां पर बायर प्राइस को लेकर गए, लेकिन सेलर ने बोला वी आर इंटरेस्टेड, बट सेलर ने कंट्रोल नहीं किया। सेलर ने क्या बोला? जस्ट वी आर इंटरेस्टेड। उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल करने का मतलब कैसे होता है कि एंगल्फ करना, एंगल्फिंग का पैटर्न आप सब जानते हैं, ठीक है। बस कंट्रोल करने का मतलब sir. होता है एंगल्फ करना। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? Engulfing. एंगल्फ करना। तो अब ग्रीन कैंडल को सेलर्स ने देखो यहां पर कंट्रोल किया, और रेड कैंडल को यहां पर बायर ने कंट्रोल किया। सिर्फ और सिर्फ अगर कंट्रोल करना होता है तो ये दो सूरतें होती हैं, इसके अलावा कोई भी कंट्रोल करने की लॉजिक नहीं है। या है? नहीं है या है? कोई और भी तरीका है? नहीं सर। नहीं है? सोच लें। आउटसाइड बार भी तो है sir. यस, आउटसाइड बार, ठीक है। वो एंगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन एंगल्फिंग की तरह दिखता जरूर है, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो जी ये सर। इंगल्फिंग की तरह, इसको भी इंगल्फ कहते हैं, लेकिन ये पैटर्न का नाम आउटसाइड बार है। असल में इसको भी इंगल्फ कहते हैं और इसको भी इंगल्फ कहते हैं, लेकिन इसका नाम भी इंगल्फिंग है और हुआ भी इंगल्फिंग है, ठीक है। तो ये दो सूरतें होती है जिसमें हम मानते हैं कि बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, सेलर ने बायर को कंट्रोल किया। तो अगर ये दो कैंडल आपस में ऐसे बना सकते हैं ना, तो विक भी बना सकते हैं। तो नीचे बायर का विक मतलब बुलिश इंगल्फिंग, नीचे वाला विक का मतलब क्या है? बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। engulfing. और ऊपर वाले विक का मतलब है इनसाइड बार, बियरिश इनसाइड बार, या बियरिश पैटर्न का डार्क क्लाउड कवर, लेकिन इंगल्फिंग नहीं, ठीक है। तो जो डबल कैनेस्टिक का पैटर्न होता है, जैसे कि डार्क क्लाउड कवर की बात करें, इनसाइड बार की बात करें, मतलब कि ये पूरी ग्रीन कैंडल है और उसमें छोटी सी ये रेड कैंडल है, तो इसका मतलब है कि बियरिश का इनसाइड बार हुआ ना, ऐसा ही कह सकते हैं। तो देखिए कि ये अपना अपीयरेंस जाहिर कर रहा है कि वी आर अवेलेबल, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये इफेक्टिव है। ओके, यहां से आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब सेलर के बारे में समझते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। और तो अब यहां पर देखिए, अगर बायर का नीचे का विक इंपॉर्टेंट है, तो सेलर का कौन सा विक इंपॉर्टेंट होगा? अपर वीक। ऊपर का सर, अपर विक। अपर भी। क्लियर है सबको ये बात? इसमें कोई Yes, शक sir. तो नहीं है ना? No sir. नहीं सर। ओके यस ठीक है। तो सेलर की कैंडल का जो अपर विक है वो वैसे ही ताकत रखता है जैसे ग्रीन कैंडल का लोअर विक ताकत रखता है। तो जैसे कि ग्रीन कैंडल में नीचे वाले विक पे बायर स्ट्रांग थी, तो रेड कैंडल के ऊपर वाले विक में बायर स्ट्रांग होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? सेलर होंगे, बायर कैसे होंगे? सेलर्स देखिए होंगे। देखो, मैं आप लोग देख रहा हूँ कि Sellers कौन होंगे, कितना एक्टिव है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सेलर एक्टिव सेलर कौन है, होगा। ठीक है। हर बात पे यस नहीं कहें, क्योंकि मैं बीच में गलत गलत बातें भी बोलूंगा, कि गलत कॉन्सेप्ट भी मैं बोल लूंगा, वहां पर भी यस नहीं करना, ऐसे ना हो, ठीक है। जी सर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर बायर होंगे, तो आपने कहा यस सर, ऐसे नहीं, सेलर होगा ना, ठीक है। यहाँ पर सेलर होगा। अब इसकी भी लॉजिक होती है कि यहाँ पर कौन सी जगह पे कैंडल क्लोज होगी, कहां से रिजेक्ट होगी ग्रीन कैंडल, तो सेलर आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे लॉजिक, ठीक है। जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो वो रेज कर सकता है या मैसेज कर सकता है मुझे टेलीग्राम पे नहीं, यहाँ पर इस पे जूम के ऊपर मैसेज का ऑप्शन है, तो कोई भी अगर बात समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में एक और भी फर्क है, ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होता है और रेड कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। और क्लोज प्राइस भी फर्क है, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं कि इसके विक की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये कौन सा पैटर्न है? Engulfing. इंगल्फिंग, ठीक है।
अगर इन दो बुलिश एंगल्फिंग। दो कैंडलस्टिक को आपस में Bullish. सब्ट्रैक्ट करें, दो कैंडलस्टिक को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, हैमर, तो बुलिश हैमर, अगर हैमर। विक हो तो विक भी सब्ट्रैक्ट होंगे, या खाली बॉडी हो तो बॉडी सब्ट्रैक्ट होगी? क्या कहते हैं? बॉडी, खाली बॉडी होगी। खाली बॉडी होगी। विक होंगे तो विक को इग्नोर कर देंगे। खाली बॉडी। जितनी बॉडी होगी वो बॉडी को, रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? एक विक। हैमर। हमारा बुलिश हैमर। Hammer. ओके, उसके ऊपर रिमेनिंग बॉडी रख देंगे, ये हैमर बन गया। अब नीचे का विक, ये आपको अभी विक दिख रहा है, और यहाँ पर हकीकत में Yes, क्या sir. दिख रहा है? ये रेड कैंडल और Red ग्रीन candle. कैंडल और ग्रीन कैंडल दिख रही है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें, यहां पर सेलर्स ने बायर को कंट्रोल नहीं किया लेकिन कमजोर किया है, वीक किया है। बुलिश इन्वर्टेड, ठीक है, Hammer. बुलिश इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्ट। ये किसकी निशानी है? डार्क क्लाउड कवर की निशानी है। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है कि 80%, 75% सेलर्स ने बायर के ऊपर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर ली है। और यहां पर देखें, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ करती है, फिर रेड कैंडल वापस ग्रीन कैंडल को कमजोर करने की कोशिश करती है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक विक ऊपर एक विक नीचे और बीच में एक कैंडल मिलती है, जिसको हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। अब देखो कि अब हमारे शेप्स बनने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे शेप्स बन रहे हैं। बस यही शेप से बस घूमते फिरते रहेंगे, कभी विक छोटा हो जाएगा, विक बड़ा हो जाएगा, कभी बॉडी छोटी बॉडी बड़ी, बस इस तरीके से ये सारे शेप्स बनते रहेंगे और मिलियंस ऑफ शेप बन जाएंगे। यहां पर देखें, ये है। अब हमारे पास 4 कैंडल मिल गई। कितनी कैंडल मिल गई? ये 4। चार। तो 4 ये कैटेगरीज हैं। अब इस किस्म की सारी कैटेगरीज क्या रहेंगी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और इस किस्म की सारी कैटेगरीज वीक। वीक। चिराग, आपकी तरफ से लगातार नॉइज आ रहा है, तो अब आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, और यहां पर न्यूट्रल। न्यूट्रल, नॉर्मल। नॉर्मल। ओके, ठीक है। एक 5वीं कैटेगरी भी है, जिसमें न कैंडल स्ट्रांग होती है, न वीक होती है, न न्यूट्रल होती है, और ना ही नॉर्मल होती है। वो कैटेगरी को बोलते हैं इनडिसीजन कैटेगरी। क्या बोलते हैं? इंडिशियन। डिसीजन कैटेगरी। इनडिसीजन का मतलब होता है कि कैंडलस्टिक ओपन भी होती है, हाई भी बनाती है, लो भी बनाती है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं इनडिसीजन, डोजी, स्पेशल डोजी। कैंडलस्टिक। और स्पेशल कैंडलस्टिक कितने किस्म की होती है? एक डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, और एक होता है लॉन्गलेज। लॉन्गलेज के 2 वेरिएंट होते हैं, एक का विक नीचे से बड़ा और एक का विक ऊपर से बड़ा, ये दोनों लॉन्गलेज डोजी हैं। और एक होता है हमारा 4 प्राइस डोजी, जिसके ऊपर नीचे लो या हाई नहीं होता, चारों प्राइस एक जैसी होती है। अब यहाँ पर डोजी ऐसे हैं, कहीं पर 3 प्राइस एक जितनी है, कहीं पर 4 प्राइस एक जितनी है, कहीं पर 2 प्राइस एक जितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी कैटेगरी को इनडिसीजन कैटेगरी बोलते हैं। अब इनडिसीजन क्यों होता है, इसका भी रीजन होता है। वो मैं आपको एक रीजन बताऊं। देखो कि अगर मैं यहां पर एक बायर की कैंडल बनाता हूं, अब बायर की कैंडल का मतलब है कि अभी जो मुझे रेजिस्टेंस का पता चल रहा है कि वो रेजिस्टेंस यहां से, तो इस क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस की लेवल थोड़ी सी दूर है, तो प्राइस को अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो वो या रेजिस्टेंस तक जा सकती है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन बायर बोल रहे हैं कि हमने आना ही नहीं है। बायर बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक नहीं बनाना चाह रहे, हमारे पास डिमांड यहां पर खत्म हो चुकी है। तो क्या सेलर की कैंडल यहां पर आ सकती है? नहीं सर। अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो सेलर्स नहीं आएंगे सर, बायर्स डोजी बनाएंगे। बायर्स डोजी बताएंगे, बायर्स इन्फॉर्म करेंगे। बायर्स क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी सेलर के बाद बायर की कैंडल बनती है या बायर के बाद सेलर की कैंडल बनती है, क्या एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं? क्या एक जी दूसरे को सर। इन्फॉर्म करते हैं? यस सर, यस। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करते हैं। या फिर चाहे कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, उसके बावजूद भी इन्फॉर्म करते हैं कि अब सेलर को आना चाहिए, अब बायर को आना चाहिए। एक दूसरे को जी सर, इन्फॉर्म इन्फॉर्म करते हैं। करते हैं।
अब हमें वो अगर नहीं समझ में आती वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा हमेशा एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। तो बस हमें यही तो इस कोर्स में समझना है, कब इन्फॉर्म करते हैं और कैसे इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां जी पर सर। देखिए एक ग्रीन कैंडल के बाद डोजी आता है, और डोजी का मतलब ये होता है कि बायर चाहते तो इस गैप को फिल कर सकते थे, लेकिन वो इंटरेस्टेड अब नहीं है, और अब सेलर को आना चाहिए। तो सेलर अब यहां से एक रेड कैंडलस्टिक बना सकते हैं। अब छोटी बनाए बड़ी बनाए वो सेलर के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरीके से कैंडलस्टिक बन सकती है। तो डोजी इस तरीके से दो कैंडलस्टिक मतलब के बायर और सेलर के बीच का एक कम्युनिकेशन कैंडल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और कभी कभार ये एक और भी काम करता है, जैसे कि कभी जैसे मार्केट सुबह सुबह में ओपन होती है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर डोजी बन जाता है। तो ये भी पॉसिबल है। तो सप्लाई एंड डिमांड या वॉलेटिलिटी कम हो तो वहां पर डोजी बन जाए, ऐसे भी होता है। सुबह की मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं। और इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो विक्स की बनती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डोजी कैंडलस्टिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको हम अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, अब इससे आगे जैसे कि ये विक हमने देखा ग्रीन कैंडलस्टिक बनने का, अब रेड कैंडलस्टिक बनने का थोड़ा जल्दी में उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये है। अब हमें एक चीज पता चली कि जब रेड कैंडल पे नीचे विक आता है तो वो कैंडल कमजोर दिखती है, और जब रेड कैंडल में एक विक ऊपर की तरफ आता है तो वो कैंडल स्ट्रांग दिखती है। क्या बायर की कैंडल में भी ऐसे होता है? आदिल आप बताएं। आदिल, अपोजिट होता उसकी अपोजिट होता है? है। जी सर, नीचे वीक, अगर बायर के कैंडल में नीचे वीक होगा तो स्ट्रांग होगा, अगर ऊपर वीक होगा तो वीक होगा। और सेलर की कैंडल में ऊपर विक है तो स्ट्रांग है, और नीचे विक है तो वीक है, ऐसे ही है? जी जी सर। सर। ओके। अब देखें कि जैसे कि ये न्यूट्रल की कैंडल है ना, ये न्यूट्रल की कैंडल बैलेंस बनाती है। ऊपर का विक है कि वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग भी हैं हम वीक भी हैं। अब इसका क्या करें? ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम स्ट्रांग भी हैं, फिर वे बोलते हैं कि हम वीक भी हैं। सर एक कैंडल का वेट। एक कैंडल का वेट क्यों करेंगे? अगली कैंडल भी तो बनेगी ना किसी रीजन के साथ, या वो बनेगी ही नहीं? बनेगी तो सही ना। बनेगी। हाँ, वो जी बनेगी सर। तो उसका भी तो रीजन होगा ना। तो देखो कि ये इसने बोल दिया ना कि वी आर न्यूट्रल, वी आर न्यूट्रल। न्यूट्रल, ना हम ट्रेड कमजोर हैं, अवॉइड करेंगे। ना हम कमजोर हैं, ना ही हम स्ट्रांग हैं। अगर ट्रेंड हमारी फेवर में है तो हमें फॉलो करो, अगर ट्रेंड हमारे अपोजिट में है तो इग्नोर करो। राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेंड अगर हमारी फेवर में है तो फॉलो करो, और हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर ट्रेंड हमारे अपोजिट में है तो न्यूट्रल इज इक्वल टू वीक कैंडल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको मजीद हम एक्यूरेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो दो लेसन हमारे जो है ना कंप्लीट होने वाले हैं। अब बता रहा हूं कैंडलस्टिक की रेंजेस जो हमने अभी अभी सीखे। ये कैंडलस्टिक स्ट्रांग दिखती हैं, ये नॉर्मल दिखती हैं, वीक और न्यूट्रल। ये स्ट्रांग है, नॉर्मल है, वीक और न्यूट्रल। तो बेसिक के अंदर ये होता है कि कैंडल का विक, उसकी बॉडी, उसको समझना, उसको रीड करना, और कौन सी कैंडल कितनी स्ट्रांग है, कौन सी कैंडल वीक है, कौन सी नॉर्मल है, कौन सी न्यूट्रल है, इसको समझना। ये हर स्ट्रेटजी का, हर कॉन्सेप्ट को समझने का बेसिक रूल ये है। बेसिक रूल क्या कहते हैं? अगर आपको विक और कैंडलस्टिक की बॉडी को रीड करते हुए उस कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल जाता है, तो किसी भी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए उसका बेसिक रूल आपने सीख लिया। तो अगर आप चार्ट को खोलें और चार्ट के सामने इनमें इन प्रकार में से कोई सी भी कैंडल आपको नजर आती है और आप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल इजीली पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में कोई परेशानी नहीं है। और कैंडलस्टिक के जो लोअर विक और अपर विक में कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको समझने में भी कोई आपको परेशानी नहीं है। अगर ये लेसन क्लियर है तो आगे वाला लेसन आपको समझ में आएगा। तो इसका ये आपने एक ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, अंशी आपको समझ में आ रहा है?
ओके, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मैसेज कर दिया है मुझे। और सर एक डाउट है हाँ, पूछिए डाउट। सर, नॉर्मल कैंडल में और न्यूट्रल कैंडल में क्या डिफरेंस है सर? देखें, एक जो मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि न्यूट्रल कैंडल की बॉडी स्मॉल होती है और नॉर्मल कैंडल की बॉडी बड़ी होती है। एक ये डिफरेंस है, राइट। और दूसरा राइट सर। डिफरेंस है कि न्यूट्रल कैंडल की बॉडी ऊपर का विक नीचे का विक मोस्टली इक्वल होता है, और नॉर्मल कैंडल की बॉडी के ऊपर जो विक और नीचे का विक होता है ये अगर बराबर ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बराबर होना शर्त है, इसकी बॉडी का थिन होना शर्त है। यहां पर बॉडी का थिन होना शर्त नहीं है, ऊपर का विक नीचे का विक बराबर होना शर्त नहीं है। ऊपर का विक बड़ा भी हो सकता है, नीचे का विक बड़ा भी हो सकता है, बॉडी दरमियानी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इस नॉर्मल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल के लिए कंडीशन है कि बॉडी छोटी होनी चाहिए, ऊपर का विक और नीचे का विक बराबर होना चाहिए और बॉडी से बड़ा होना चाहिए। ये फर्क है मेन। ठीक है विशाल, समझ में आया? ओके सर। सर नॉर्मल कैंडल में जो बुलिश आपने जो ड्रॉ किए हैं, हाँ जो दूसरा वाला है, हाँ। हाँ, तो उसमें मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, तो वहां पे हमें नॉर्मल कैसे बोल सकते हैं? तो वो तो वीक होगा ना सर? देखो, वीक हम एक लेवल को समझते हैं कैसे, कि अगर मान लो कि बायर 100% है, बायर क्या है, 100%। तो ऊपर का विक नीचे के विक के हिसाब से कितना परसेंट हुआ? ठीक है, नीचे का विक ऊपर के विक के हिसाब से कितना परसेंट हुआ? नीचे के विक में सेलर फेल हुए, यस। ऊपर के जी। विक में सेलर ने बायर को कमजोर करने की कोशिश की। अब देखा जाए तो 50% बॉडी है, ओके, और जी 50% ऊपर का विक है। सही हो गया? बराबर है सर। तो वीक तो तब स्टार्ट होगा जब 60% ऊपर का विक होगा और 40% बॉडी रह जाएगी, या 70% ऊपर का विक ओके होगा और 30% बॉडी रह जाएगी, फिर मानेंगे ना इसको वीक है। ओके जैसे कि ओके यहाँ ओके। पर है, देखो यहाँ पर 80% ऊपर का विक है और 20% बॉडी रह गई। 20%। तो अब इसको मान रहे हैं कि वीक है वाकई में। तो अच्छा, जब हम रीड करते हैं ना, कैंडल को दो तरीके से रीड करते हैं। एक कैंडल की रेंज होती है और एक कैंडल का स्प्रेड होता है। स्प्रेड किसको बोलते हैं? ये ओपन टू क्लोज प्राइस को इसको बोलते हैं स्प्रेड। इसको क्या बोलते हैं? ओपन टू क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस। और रेंज बोलते हैं लो टू हाई, लो टू। हाय। अब आपने जो परसेंटेज निकालनी होती है कैंडल की, वो लो टू हाई परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तभी आपको बॉडी की परसेंटेज आपको निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ओके सर। आप स्प्रेड को नहीं समझो कि स्प्रेड को समझो कि ये 100% है, नहीं। आपको बॉडी लो टू हाई, ये टोटल ये जो है ये 100% है। ठीक है, और ये ठीक है अंदर सर। आपका स्प्रेड है। क्योंकि आगे चल के ये हम सीखेंगे और यूज भी करेंगे स्प्रेड एंड रेंज को, क्योंकि जब हम शेप्स पढ़ेंगे तो शेप्स के अंदर रेंज और स्प्रेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब यहां तक ये लेसन आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब कैंडलस्टिक की सब्ट्रैक्शन करना सीखी तो हमें शेप्स मिलना शुरू हो जाएंगे। शेप्स मतलब एक इंफॉर्मेशन, शेप एक इंफॉर्मेशन के बेस पे काम करता है। उसके कुछ फंक्शन होते हैं मार्केट में चार्ट बनाने के दौरान। जैसे कि एक हैमर की बात करें तो हैमर कभी रिवर्सल पैटर्न होता है, कभी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। हैमर कभी ट्रेंड को कंटिन्यू करवाने की कोशिश करता है, कभी ट्रेंड को रिवर्स कराने की कोशिश करता है। हैमर कभी ट्रेंड को एग्जिट कराने की कोशिश करता है। तो हर एक कैंडल का जो शेप होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है पोजीशन ऑफ प्राइस के हिसाब से। तो इसलिए हम कैंडलस्टिक के शेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसी कैंडलस्टिक हैं जो शेप उसको नहीं काउंट किया जाता है, बस एज ए जस्ट नॉर्मल कैंडल और न्यूट्रल कैंडल उसको बोला जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कैंडलस्टिक होती हैं जिनका नाम रखा गया है और उस नाम की वैल्यू है, और उससे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। जैसे कि इसको इसको बाद में पढ़ेंगे, यहां पर आते हैं, हम इसको पढ़ेंगे पहले कैंडलस्टिक के शेप्स को।
देखिए बुलिश के पैटर्न से जैसे कि बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो, क्लोज मारुबोजो एंड ओपन मारुबोजो। इसमें से वीक कैंडल कौन सी है? कोई मुझे एक बंदा हाथ खड़ा करके बताए, इसमें वीक कैंडल कौन सी है? इन्वर्टेड बुलिश हैमर। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन जो है ना वो वीक कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल आएगी उसके बाद की कैंडल ग्रीन नहीं रेड बनेगी, ऐसा ही है ना? नहीं सर। वीक का तो मतलब यही होता है कि जब भी वीक कैंडल आएगी तो अगली कैंडल रेड बनेगी, और नो सर। और स्ट्रांग कैंडल का मतलब ये है कि जब भी स्ट्रांग कैंडल आएगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है, बोलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं। नहीं वेरी है। गुड, ऐसा नहीं है। जो ऐसा समझता है तो उसको अभी समझना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक पैटर्न की अपनी एक विनिंग रेशियो है। क्योंकि एक बात याद रखें, अगर हम ये लेवल को समझे कि दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ बॉटम, और दिस इज अ मिड एंड दिस इज अ टॉप, ठीक है? अब आप सोचो कि हैमर यहां पर आ जाए, हैमर यहां पर आ जाए, हैमर यहां पर आ जाए, क्या तीनों हैमर बराबर हैं? नो सर, बॉटम वाला नहीं स्ट्रॉन्ग सर। है। देखो बॉटम का वैल्यू अलग होगा, मिड का वैल्यू अलग होगा, टॉप का वैल्यू अलग होगा, राइट? जी सर। अब यहाँ पर वापस आते हैं उस बात पे जो शुरू शुरू में बात की थी। अगर आपका स्ट्रेटजी कोई पे किसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटजी के पे ट्रेड करें और वो स्ट्रेटजी आपकी बॉटम पे अपीयर हो तो आपको विन मिल जाए, और मिड में अपीयर हो तो विन मिल जाए, जब भी टॉप पे अपीयर होती है लॉस होता है। हम तो हर जगह पे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं ना, ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट है, कौन सी जगह है, कहां पर है। हम तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी बनी, ट्रेड करो फौरन उसको। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 10 सेटअप मिलते हैं, 10 ही कहां पर मिलते हैं? बॉटम में। तो 10 के बॉटम 10 विन हो जाते हैं, 10 के 10 क्या हो जाते हैं? विन। अब विन हो गया। जो मिड का रेशियो है ना वो 50-50 है। अब हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमने 10 ट्रेड किए, 10 के 10 मिड में मिले और उसमें 5 विन किए, 5 लॉस किए, ठीक है? अब किसी ऐसे बंदे की लक जो गलत ट्रेंड में चला गया और उसको 10 ट्रेड मिले, 10 के 10 टॉप पे मिले और 10 के 10 लॉस हो गया, अब वो तो बोलेगा ना कि स्ट्रेटजी फेल हो गई, है कि नहीं? वो तो जी बोलेगा कि सर। मैंने तो स्ट्रेटजी जी के सर। सही तरीके से रूल को फॉलो किया, सब कुछ सही था, हर चीज सही थी, देखो फिर भी मैं फेल हो गया, इसका मतलब स्ट्रेटजी ने काम करना छोड़ दिया, ब्रोकर ने इस स्ट्रेटजी को मैनिपुलेट कर दिया। अब वो बेचारे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्ट्रेटजी बॉटम के लिए बनी हुई थी, जिसने मुझे सिखाया उसने बताया ही नहीं कि ये बॉटम पे ट्रेड करनी है, टॉप पे ट्रेड करनी है। उसने बोला कि ये स्ट्रेटजी है, बस ट्रेड करो। शुरू शुरू में मैंने ट्रेड किया, उस वक्त मार्केट मेरे फेवर में थी, हमेशा मुझे विन मिल रहा था। और जब मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में तो नहीं रहेगी, अगर 4 दिन डाउन ट्रेंड में रहेगी तो अगले 4 दिन अप ट्रेंड में भी तो आएगी ना मार्केट। तो पहले 4 दिन डाउन ट्रेंड में थी, आपको फायदा हो रहा था, आप विन कर रहे थे, विन कर रहे थे, विन कर रहे थे। 4 दिन के बाद वो अप ट्रेंड चला गया, ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेड कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। अब इमोशंस भी आ रहे हैं, डबल डबल ट्रेड मार्टिंगल्स लगा रहे हैं कि रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। तो क्योंकि अब वो जो विनिंग का प्रोसेस था बॉटम का, अब वो लॉस का प्रोसेस टॉप पे चला गया, हम लॉस कर रहे हैं, फिर कभी मिड पे कभी लॉस पे। तो अब ये बात याद रख लें कि एक हैमर की जो इंफॉर्मेशन है वो बॉटम पे अलग है, तो मिड में उसकी इंफॉर्मेशन अलग है, तो टॉप में उसकी इंफॉर्मेशन अलग होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी। और इस तरीके से जितने हमारे पास ट्रेंड होते हैं, जैसे अप होता है ट्रेंड, जैसे डाउन होता है ट्रेंड, जैसे रेंज होता है, जैसे कंसोलिडेट होता है, तो हर एक स्ट्रेटजी का इन चारों ट्रेंड में डिफरेंट डिफरेंट सेटअप होता है और डिफरेंट डिफरेंट विनिंग रेशियो होता है। तो जितनी भी स्ट्रेटजी हम सीखेंगे तो हम इन ट्रेंड के हिसाब से सीखेंगे, बताऊंगा कि कौन सी जगह पे आपको स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, दूसरी जगह पे आपको मिले तो आपने इग्नोर करना है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है इसी वजह से फेल होती है। अब जो स्ट्रेटजी का कंट्रोलर होता है, मतलब जिसने स्ट्रेटजी बनाई होती है, वो आप लोगों को तब सिखाता है जब मार्केट उसकी फेवर में चल रही होती है, राइट? और तब सिखाता है, आप सीख लेते हो, तब काम भी करता है, आपको अच्छा भी लगता है और आप तारीफ भी कर लेते हो।
लेकिन जब वो ट्रेंड चेंज हो जाता है आपको ही पता नहीं चलता, क्योंकि वो बताता ही नहीं है। क्योंकि वो नहीं बताएगा तो आप दोबारा कैसे जाएंगे उसके पास? बताएगा, नहीं बताएगा तभी तो जाएंगे ना वापस। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो अब इस हैमर की हर जगह पे, हर जगह का मतलब मैं क्या बोलता हूं? पोजीशन ऑफ प्राइस, पोजीशन ऑफ प्राइस। क्योंकि पोजीशन ऑफ प्राइस तो हर जगह चेंज होती है ना। क्या पोजीशन ऑफ प्राइस के हिसाब से हैमर की हर जगह पे वैल्यू एक जैसी होती है? कोई बोले। नहीं नहीं सर। है सर। नो तो सर, क्या इसकी विनिंग रेशो 100% हो सकती है? नो सर, नहीं। तो किसी भी स्ट्रेटजी की विनिंग रेशो 100% हो सकती है? नहीं सर। नो तो सर। कोई भी नहीं श्योर, सर, तो कोई भी श्योर शॉट हो सकता है? नहीं सर। तो नो ये सर। नो, सब कुछ क्या है? धोखा है ना। कि मेरे पास 100% श्योर शॉट है, मेरे पास 99% श्योर शॉट है, मेरी एक स्ट्रेटजी जो 99% काम करती है। ये सब धोखा है कि नहीं है? है सर। तो यस समझ सर, लीजिए इस धोखे में किसी ने भी नहीं आना। मैं बात सीधी करता हूँ, क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ कि आपने ये नहीं समझना। क्योंकि वो शुरू से मैं एक लफ्ज जो है ना अपने स्टेटस पे भी रखता हूँ कि हम मार्केट से हमेशा क्या रखते हैं, एक्सपेक्टेशन। और वो ही हमें ऑलवेज हर्ट्स करती है। ठीक है, तो मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। मार्केट से क्या रखना है? मार्केट के इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड करना है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नहीं है, पक्का पक्का होगा तो हम करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जितने भी पैटर्न्स, मार्केट की ब्यूटी क्या है? मार्केट की ब्यूटी की बात करते हैं। अब जहन में कोई भी बात सोचो मार्केट के बारे में कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रेड होगी। ये सोचो कि 3 रेड कैंडल के बाद चौथी कैंडल ग्रीन होगी। ये सोचो कि ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन होगी। मतलब जो मन में आए ऐसा सोचो। उस स्ट्रेटजी का विनिंग रेशो क्या रहेगा? 55%। आप एक नहीं 1000 स्ट्रेटजी को सोचो, एक नहीं 1000 स्ट्रेटजी बनाओ। जितनी भी आपको जितनी भी कैंडलस्टिक को रीअरेंज करके, मूविंग एवरेजेस को रीअरेंज करके, इंडिकेटर्स को रीअरेंज करके जितनी भी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उन सब स्ट्रेटजीज का क्या आपको विनिंग रेशो मिलेगा? 55%। अब आपको क्या करना है? आपको इनके फिल्टर्स ढूंढना है। इस 55% को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 65 कैसे बनाऊंगा, 75 कैसे बनाऊंगा, 85 कैसे बनाऊंगा, 95 कैसे बनाऊंगा, 100% कैसे बनाऊंगा? अब ये सारे हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? फिल्टर्स। फिल्टर्स। फिल्टर्स का मतलब क्या होता है? कोई फिल्टर कोई अलग चीज नहीं होती। फिल्टर मतलब कॉन्सेप्ट, फिल्टर मतलब, कॉन्सेप्ट। या फिर कॉन्सेप्ट। दूसरे दूसरे लफ्जों में बोलो कि अलग एनदर स्ट्रेटजी, एनदर स्ट्रेटजी। तो 3 स्ट्रेटजीज, 2 स्ट्रेटजीज, 4 स्ट्रेटजीज मिलके एक परफेक्ट सेटअप बनता है। उसको ट्रेड करते हैं तो फिर फायदा होता है। तो हम इस तरीके से ऐसे करेंगे। तो पैटर्न को भी ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। कब कौन सा कैसा पैटर्न ट्रेड करेंगे, इसलिए ही तो तरीके हैं ये सारे। अगर नहीं तो फिर एक ही तरीका होता है, हैमर के बाद ग्रीन आएगा तो आएगा, रेड आएगा तो रेड आएगा, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वजह से हैं। हकीकत से आप लोग ये सारी चीजें समझ जाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी मार्केट से। अगर रखेंगे तो फिर आप ही हर्ट होंगे। फिर एंड में आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन रखे होते हैं और वो हल नहीं होता, तो फिर बंदे स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में नहीं जाना किसी ने भी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से। ठीक है, यूं समझे कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। एक एक ब्लॉक बन के मिलके, 2-2 ब्लॉक, 3-3 ब्लॉक मिलके दीवार बनना शुरू हो जाएगी, एक चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इंफॉर्मेशन की बारी आ जाए। अगर मैं एक ये ग्रीन कैंडलस्टिक बनाता हूं, तो अब आपको क्या लगता है कि दिस ग्रीन कैंडलस्टिक व्हाट्स टेलिंग मी? इसका मतलब क्या है? बायर्स कौन है? स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स और यानी बायर्स पूरा सिंपल बात, अमाउंट लगा दिए। सिंपल बात कह रहा है कि बायर कह रहे हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग, है ना। उसके बाद हमने इसको देख के बाय क्या ट्रेड किया, तो अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई ये। इसका मतलब क्या है?
Buyer वीकनेस sellers ऑफ बायर interested है, sellers strong है, सेलर्स स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स आर इंटरेस्टेड। सेलर्स ने sellers बायर interested, को बायर को वीक किया, लेकिन बायर अभी भी एक्टिव है। ठीक है, 20% तो है ना बायर, सही है। जी सर। जी सर। तो उसके बाद सेलर ने फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद सेलर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हमें? ये अब सेलर क्या कह रहे हैं? Seller They are interested. strong, सेलर कह रहे हैं वी आर Strong. स्ट्रांग, वी हैव अ सप्लाई, राइट। तो जी इस सर। सप्लाई के Yes, बाद sir. इस सप्लाई के बाद सेलर ने हमें ये कैंडल दे दी। तो सेलर कह रहे हैं कि वी आर मोर स्ट्रांग राइट नाउ। मतलब के पैनिक है, मतलब क्या है कि डर है। लोगों ने जैसे देखा कि सेलर ने बोला कि हम स्ट्रांग है, तो हर एक बंदा सेल करना शुरू हो गया, हर एक बंदा सेल करना शुरू हो गया। शुरू इसका हो गया। मतलब है कि यहाँ से डर शुरू हो गया, मान लोगों में डर हुआ। उसके बाद फिर ये वाला, अब डर होने के बाद फिर लोग कश्मकश में आ गए। कुछ कह रहे हैं कि बाय होगा, कुछ कह रहे हैं कि सेल होगा। तो क्या कैंडल बन गई? न्यूट्रल बन गई। लेकिन Neutral. न्यूट्रल कह रही है कि पीछे देखो, अगर सेलर स्ट्रांग है तो फिर उसको कंटिन्यू करो। तो पीछे तो सेलर वाकई में स्ट्रांग है। बेयरिश इन्वर्टेड हैमर भी स्ट्रांग कैंडल है, मारूबोजो कैंडल भी स्ट्रांग है। फिर न्यूट्रल कैंडल आ गई जिसमें 50% बायर कह रहे हैं कि ऊपर जाना चाहिए, 50% सेलर कह रहे हैं कि नीचे जाना चाहिए, कश्मकश में न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है कि सेलर कंटिन्यू करेंगे। जब सेलर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की तो फिर दोबारा इंफॉर्मेशन आ गई ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ? वीकनेस ऑफ सेलर। वीक सेलर। Weakness of buyers seller. interested है, सेलर्स, वीकनेस ऑफ सेलर, ठीक है ना। और वो विक के भी ऊपर क्लोज हो गए यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो 50% कश्मकश थी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त थी कि बायर आना चाहते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर सेलर फिर वापस कमजोर भी हो गए। कमजोर होने के बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा बायर आते हैं और इस तरीके से एक कैंडलस्टिक बनाते हैं। और इस कैंडलस्टिक के अंदर नीचे से विक भी हो सकता है, ऊपर से विक भी हो सकता है, और ये स्ट्रांग कैंडल है। अब रेड कैंडल को बायर ने इंगल्फ किया और ये प्रूफ करते हैं कि वी आर स्ट्रांग और मार्केट को हम ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और हम फिर देखते हैं कि बायर आते हैं वाकई में और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं, फिर वापस सेलर आते हैं। तो देखो कि यही कैंडलस्टिक होती है। ऐसे और भी शेप्स होते हैं, इनको जोड़ते जाओ, आप अपनी मार्केट बनाते जाओ। पहले तो ये काम करो, अपनी मार्केट खुद बनाओ। कैंडलस्टिक तो आती है ना, स्ट्रांग भी आती है, न्यूट्रल भी आती है, नॉर्मल भी आती है, सारी आती है। पहले अपनी मार्केट तो बना के दिखाएं कि आपको अपनी मार्केट कैसे बनानी है। आप अगर बायर भी हो, सेलर भी हो, तो आप कैसे काम करेंगे। इससे पता है क्या फायदा होगा? आपके अंदर जितनी एजुकेशन आपने ले लिए ऑलरेडी जो है, वो बाहर आ जाएगी। वो कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाएंगे, आपके जहन में ताजा हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि अच्छा, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए तो क्यों बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए तो क्यों बननी चाहिए। वो आपके अंदर के कॉन्सेप्ट फिट होगा कि रेजिस्टेंस होगी तो रेड बनेगी, सपोर्ट होगी तो ग्रीन बनेगी, ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट होगा। अप ट्रेंड है तो मार्केट मजीद कंटिन्यू करेगी, वेव को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो बातें आना शुरू हो जाएंगी कि आपने खुद से मार्केट बनानी है। आप मार्केट मेकर बन जाओ, आप अपनी मार्केट बना सकते हो। और वही मार्केट आके आप जब रियल मार्केट को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो वही मार्केट है जो मैं बनाता हूँ, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके की प्रैक्टिस होती है, तो आपने वो भी करनी है। स्लोली स्लोली अपने माइंड को सेट रखना है और ये सारी चीजों को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के बाद ये पैटर्न कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं, साथ साथ में रिवर्सल पैटर्न भी हो सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न की बात करें, लेकिन पहले हम पिन बार्स को देखते हैं। ये पिन बार से ये हैमर की तरह दिख रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर की तरह, लेकिन ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ट्रेड करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम आगे चल के पढ़ेंगे इनको कैसे ट्रेड करते हैं। ये पिंस की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, लेकिन हैमर इन्वर्टेड हैमर में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसी तरीके से ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाते हैं, कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या है, ये रिवर्सल है। तो रिवर्सल का कानून क्या है और कंटिन्यूएशन का कानून क्या है, इसमें क्या फर्क है। मैं यहाँ पर सारी कैंडलस्टिक शो कर रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूँ फर्क क्या है। रिवर्सल किसको बोलते हैं, कोई एक बंदा मुझे उसकी डेफिनेशन बताए।
मार्केट जिस ट्रेंड में चल रही थी उसके अपोजिट होना चाहिए। जैसे अब अपवर्ड चल रही है तो रिवर्स हो जाएगी, Okay. मतलब डाउनवर्ड आ जाएगी फिर। ओके, सही है। इसके अलावा और कोई बताना चाहे? सर अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसको रिवर्सल बोलते और फिर वहां पर कोई पैटर्न बने या ना बने, जरूरी तो नहीं है कि पैटर्न बने, ऐसे भी तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई या तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। अच्छा, कोई और बताए? देखें, पैटर्न बनना आई थिंक जरूरी है, तभी तो बाकी लोग को पता चलेगा ना कि कुछ भी कर चेंज ले, होने वाला डायरेक्शन। कुछ भी करें, पैटर्न तो जरूर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दो कैंडल अलग कलर की मिल के कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। इनसाइड बार, आउटसाइड बार, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, कोई ना कोई पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा ना। हाँ, यस तो सर। इसका मतलब है जी कि सर। पैटर्न जरूर बनता है। पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जब एक डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता था, तो इसका मतलब है कि कौन डायरेक्शन को, मार्केट को कौन नीचे की तरफ आ रहा था? सेलर लेके आ रहे थे। अब एकदम से क्या हुआ कि सेलर को बायर ने कंट्रोल करके मार्केट को ऊपर लेके जाना शुरू किया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो या तो यहाँ पर डबल कैंडलस्टिक बना होगा, या तो सिंगल बना होगा, या तो ट्रिपल कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न बनेगा। 3 किस्म के कोई पैटर्न है, इनमें से कोई ना कोई एक पैटर्न एक शेप का बने। बनेगा। और इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन को रिवर्स करना है, इसको इसलिए बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब ये सेम पैटर्न ग्रीन कैंडल को ऊपर वैसे ही जा रही है, उसके बाद भी आ जाए, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन। तो ऊपर तो वैसे ही जा रहे हैं हम, बायर तो ऊपर वैसे जा रहे हैं, बीच में अगर हैमर आ जाए तो फिर अब हैमर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न तो नहीं है ना। रिवर्सल का तो मतलब है कि जब मार्केट नीचे गिर रही थी फिर ऊपर उसको उठाना। यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर क्या इसको पैटर्न नहीं मानेंगे? पैटर्न तो मानेंगे ना, राइट? लेकिन ये कंटिन्यूशन राइट। ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न मतलब पहले अपोजिट कैंडल, उसके बाद पैटर्न, और यहां पर पहले सेम कलर की कैंडल, उसके बाद पैटर्न आ जाए, तो ये कंटिन्यूशन। अब इसका फर्क क्या आता है, क्यों? अब देखो, जितने भी रिवर्सल पैटर्न है सबका विनिंग रेशियो क्या? 55। 55%। और जितने भी कंटिन्यूशन पैटर्न है उसका विनिंग रेशियो क्या है? 80%। 80%। अब हमने कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन पैटर्न। किसके साथ मिलाया? पैटर्न्स के साथ पैटर्न्स प्लस कंटिन्यूशन। विनिंग रेशियो क्या आ गया? 80%। 80%। तो देखो कि दो कॉन्सेप्ट आपस में मिलाए। एक तो पैटर्न का, पैटर्न तो ऑलरेडी हमने वहां पर पढ़ा था, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल, राइट? और उसके साथ कॉन्सेप्ट कौन सा मिलाया? कंटिन्यूशन का। मतलब कि अगर ये ग्रीन कैंडल से बाद आ जाए, ये रेड कैंडल के बाद आ जाए, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन। तो पैटर्न प्लस कंटिन्यूशन, या इस तरीके से इसको मिलाएं तो इसका विनिंग रेशियो ज्यादा आता है। वजह? इंफॉर्मेशन। वजह क्या है? इंफॉर्मेशन। एक अपोजिट ट्रेंड को डायरेक्शन चेंज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चलते हुए ट्रेंड को अगेन चलाना यह आसान है। तो इसीलिए कंटिन्यूशन साइन का मतलब और इसका विनिंग रेशियो ज्यादा होता है। अब वो कंटिन्यूशन साइन को हम मुख्तलिफ तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी ये ग्रीन कैंडल है, राइट? इसके आगे मैं एक रेड कैंडल डाल दूं, तो अब कौन सा पैटर्न बन गया? पहला दो कैंडल का बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग और हैमर क्या? जी, बुलिश इंगल्फिंग और हैमर, मतलब के हैमर बोल रहा है कि दिस बुलिश इंगल्फिंग इज अ ट्रू पैटर्न, सो आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने बाय करना है, तो ये ट्रू पैटर्न। मतलब कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? पिछले पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? तो इसी तरीके से राइट। यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग भी हो सकता है, तो यहाँ पर पियर्सिंग लाइन भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर आउटसाइड बार भी हो सकता है, तो इनसाइड बार भी हो सकता है। तो कोई पैटर्न भी बन सकता है, पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन भी आ सकती है ये, या फिर अगर कोई पैटर्न नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। क्योंकि यहां पर अगर इस कैंडल को ऊपर और नीचे विक नहीं है तो मालूम जो कैंडल होगी,
खाली ऊपर की तरफ विक के तो ओपन मारो पोजिशन रहेगी, ओपन खाली नीचे की तरफ विक के तो क्लोज मारो पोजिशन रहेगी, क्लोज मारो और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ विक के तो नॉर्मल कैंडल की कंटिन्यूएशन रहेगी। नॉर्मल। तो अब ये तो फर्क आएगा ना कि मारुबोजो कैंडल की कंटिन्यूएशन, नॉर्मल कैंडल की कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल कैंडल की कंटिन्यूएशन, एंगल्फिंग की कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यूएशन तो एक ही स्ट्रेटजी हो गई, पीछे पैटर्न तो हर बार चेंज हो रहा है, तो विनिंग रेशियो सेम रह सकता है? नहीं सर। तो किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, फिर उसकी पोजीशन ऑफ प्राइस, इस सारी चीजों को समझना। तो इस तरीके से हम इसको मजीद पक्का कर सकते हैं आगे चल के जब इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर करते हैं? ट्रस्टेड पैटर्न्स कौन है? रिवर्सल पैटर्न इज ट्रस्टेड और कंटिन्यूएशन पैटर्न इज ट्रस्टेड? कंटिन्यूस कंटिन्यूएशन इज ट्रस्टेड। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से बेहतर है कि आपने कंटिन्यूएशन पैटर्न को ट्रेड करो, तो उसका विनिंग रेशियो भी आसान है और ज्यादा है। अच्छा, कोई मैसेज आ रहा है, देखते हैं। सर जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश का सर, जो सेकंड मंथ है जिसमें इन्वर्टेड हैमर आया है जी, सर, ये तो रिवर्सल का नहीं है सर, यहाँ पर तो बायर वीक को ये वाला है ना। जी सर। तो ये इंफॉर्मेशन second- बता रहे हैं, देखो क्या सेलर ने कंट्रोल तो नहीं किया ना? हाँ, इस कैंडल में आपको क्या लग रहा है कि सेलर ने कंट्रोल किया है या बायर को कमजोर किया है? बायर बायर को कमजोर किया है। कमजोर किया है। क्या ऐसा तो नहीं है ना कंट्रोल किया है? हाँ, नहीं। तो देखो, तो सेलर क्या बोल रहा है, मैं कहां पर हूं? सेलर बोल रहा है कि आई एम हियर, वेयर आई एम हियर। Here. तो यहां से लेके यहां तक कौन बनाएगा कैंडल? बायर्स। इस जगह से इस जगह तक बायर बनाएगा। अब बायर अगर यस सर। कमजोर हो चुका है तो सेलर को यहां तक कैंडल ला के दे देगा प्राइस, बोलेगा अब आ जाओ। क्या बोलेगा इसको? अब आ जाओ, क्योंकि आप यहां पर अब अवेलेबल हो, क्योंकि आप यहां पर जम तो नहीं लगा सकते थे इतना बड़ा, तो ठीक है हमने आपको एक प्राइस यहां पर लाके दे दिए, अगर अब आप चाहते हो तो आ जाओ। तो फिर इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है। तो इस कंटिन्यूएशन के बाद कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन बनेगी। Green. देखो बहुत ज्यादा लोग यही समझते हैं कि रेड बनेगी और अक्सर वो सेल का ट्रेड करते हैं, तो एक कैंडलस्टिक उनका लॉस हो जाता है, अगली कैंडलस्टिक पे उसको विन हो जाता है, मोस्टली उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इसके बाद रेड बनेगी। किस सूरत में रेड बनती है? जब आगे चल के हम एसएनआर पढ़ेंगे, अगर ये वाली कैंडल डायरेक्ट किसके नीचे क्लोज हो जाए? Resistance. इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, फिर वो रेड बनेगी। कि फिर अब तो कोई चांस ही नहीं है ना, स्पेस ही नहीं है ना। एक सेलर यहां पर खड़ा है, एक सेलर यहां पर खड़ा है, अब चांस कहां है? कोई चांस है कि बायर की कैंडल बने? है ही नहीं। इस सूरत में फिर रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, और अगर ये नीचे वाली रेजिस्टेंस नहीं है तो अब ऊपर तक तो बायर को जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तक बायर को जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी जो विक है, ये विक क्या बोल रहा है कि सेलर्स आर हियर, तो इस गैप को कौन फिल करेगा? बायर करेगा। लेकिन सेलर यहां पर भी है और सेलर यहां पर भी है, तो फिर कौन सी कैंडल आएगी? फिर रेड आएगी, फिर हमारा कंटिन्यूएशन साइन फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पैटर्न्स, ये एक इंगल्फिंग का पैटर्न है। अब जैसे कि हमने कैंडलस्टिक की स्प्रेड और कैंडलस्टिक की रेंज को समझा था, तो अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी कैंडल है? ग्रीन कैंडल बड़ी। तो ग्रीन का स्प्रेड, ग्रीन का स्प्रेड मतलब ओपन से क्लोज तक हम इसकी साइजिंग करेंगे। तो इस साइज के हिसाब से देखेंगे कि रेड कैंडल इसकी साइज के हिसाब से 50% से बड़ी है, छोटी है? बड़ी है। बड़ी है, इसीलिए इंगल्फिंग है। और अगर छोटी होती तो आउटसाइड बार। इन दोनों में ये डिफरेंस है बस, कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से 50% की साइज से छोटी है तो आउटसाइड बार, और बड़ी है तो इंगल्फिंग। अब एक और बात याद रखिए, यहां पर एक और ये भी कानून है
कि 50% से छोटी और 25% से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभार ऐसे भी बन जाती है कैंडल, फिर तो गलत हो जाएगा ना, हम ऐसे गलत कर लेंगे। ऐसे बनती है ना कभी कभार कैंडल, एक छोटी सी ऐसे कैंडल बन जाए और उसके बाद फिर ऐसी बड़ी सी एक कैंडल बन जाए, तो हम बोलते हैं कि ये भी आउटसाइड बार है। ये आउटसाइड बार नहीं है, ये कोई भी पैटर्न नहीं है। देखो ये है, यहां तक होता तो ठीक था, अब 25% कहां पर आ गया, तो बॉडी 25% नहीं है ना, तो फिर पैटर्न नहीं है। तो आउटसाइड बार की 25% पैटर्न होना चाहिए, 25% इसकी बॉडी होनी चाहिए, तभी तो काउंट करेंगे आउटसाइड बार। ओके, यस ओके तो थोड़ी थोड़ी सी हमारी गलतियां होती है, पैटर्न को गलत समझ बैठते हैं। अब देखो बड़ी कैंडल कौन सी है, रेड है, तो Red. रेड कैंडल का Red 50% लेंगे, 50% से ग्रीन कैंडल बड़ी है तो पियर्सिंग लाइन, और 50% से ग्रीन कैंडल छोटी है तो इनसाइड बार, लेकिन Inside 25% bar. से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक और पैटर्न पढ़ेंगे और जो एक नया कॉन्सेप्ट भी देता है, वो ये कॉन्सेप्ट देता है कि इफ अ रेड कैंडल क्लोज, ग्रीन कैंडल स्टार्ट्स ओपन विथ अ गैप, के गैप अप गैप अप या गैप डाउन, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, गैप अप मतलब कि प्राइस ऐसे गैप लगा सकती है, जंप लगा सकती है। तो जंप लगाती है तो इसका मतलब है कि प्राइस ने जंप क्यों लगाया, कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो रीजन होगा जंप लगाने का। तो जंप हमारी ट्रेडिंग के 60% विनिंग रेशियो को खराब करता है। आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हो कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, वो रेड बन जाती है, वो इस वजह से कि रेड कैंडल बन गई, जंप लग गया। तो जंप आपकी प्रेडिक्शन को खराब करता है, आपके लॉसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो हम जंप को सीखेंगे, बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो जंप के साथ कैंडल ओपन हो और उसकी क्लोजिंग पर ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो, इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। ये बहुत कम बनता है पैटर्न, लेकिन जंप बहुत ज्यादा लगते हैं। ये सारे बियरिश पैटर्न है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सारे पैटर्न की विनिंग रेशियो क्या रहती है, 55। 55%. तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि पैटर्न पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ना आ गया, इंगल्फिंग का नाम आ गया, इंगल्फिंग का स्ट्रक्चर आ गया, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ट्रेड करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करेंगे इसको, कि किस तरीके से कब कौन सी इंगल्फिंग को ट्रेड करना है। ऐसे तो डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो 55% विनिंग रेशियो। अच्छा 55% विनिंग रेशियो कैसे, उसका भी तरीका कार है। ऐसा नहीं कि आपने बस 5 पेयर खोले, आपने कहा कि चलो 55% भी तो आएगी ना, मैं ऐसी मनी मैनेजमेंट बना लेता हूं, 55% अगर विनिंग रेशियो आए तब भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो 3 से 4 पेयर खोल के बैठ जाए और वहां पर ट्रेडिंग करता रहे, या तो रिजल्ट उसका 90 आएगा, या तो रिजल्ट उसका 40, 30, 20 आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक पैटर्न के ऊपर, किसके ऊपर, जैसे कि यूरो वर्सेस यूएसडी के अंदर आपने लगातार पैटर्न को देखते गए, टोटल कितने पैटर्न देखे आपने, 100 पैटर्न देखे, तो 100 में से 55% वो पैटर्न आपके काम करेंगे और 55% काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि आपने यूरो यूएसडी भी ओपन किया है, जीबीबी यूएसडी भी ओपन किया है, यूएसडी जेपीवाई भी ओपन किया है, एयूडी यूएसडी भी ओपन किया है, अब चारों पेयर के ऊपर आपने ट्रेडिंग शुरू की, 100 ट्रेड कर लिए और आपका रिजल्ट आएगा 55%। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एक ही पेयर के ऊपर 100 पैटर्न आप देखो, उसका रिजल्ट 55% होगा, राइट। Right. अब अगर ऐसे 4 मल्टी पेयर खोलते हो तो ऐसा रिजल्ट 90% भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और 20 भी हो सकता है, और 40 भी हो सकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक ही पेयर का लगातार देखते रहो 100 पैटर्न का रिजल्ट। तो इस तरीके से अगर 55% तो 45% क्या आएगा, अपोजिट कैंडल आएगी। तो अपोजिट कैंडल में क्या क्या आ सकता है, छोटी कैंडल भी आ सकती है, बड़ी कैंडल भी आ सकती है, बहुत बड़ी कैंडल भी आ सकती है। तो छोटी कैंडल आ जाए तो इनसाइड बार, और थोड़ी सी बड़ी कैंडल आ जाए तो डार्क क्लाउड कवर, और बहुत बड़ी कैंडल आ जाए तो इंगल्फिंग। 3 पेयर बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 45% में 15% चांस है इनसाइड बार का, 15% चांस है डार्क क्लाउड कवर का, 15% चांस है इंगल्फिंग बनने का, राइट। और Right. अगर 55% ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी तो बड़ी कैंडल भी बन सकती है,
हैमर भी बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, स्पिनिंग कैंडल भी बन सकता है, नॉर्मल कैंडल भी बन सकती है, मारुबोजो भी बन सकता है, ओपन मारुबोज भी बन सकता है, क्लोज मारुबोजो भी बन सकता है, कोई भी कैंडल बन सकती है ना। तो 55% के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं एक एक कैंडल के 5-5%, 10-10% ऐसे हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं कि हर बार हैमर और इन्वर्टेड हैमर ही आएगा, दूसरी कैंडल भी बन सकती है। तो अगर नॉर्मल कैंडल आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा, वो तो फिर हमारा ट्रेड ही निकल जाएगा ना। ऐसे लगेगा जैसे हम तो वेट कर रहे थे कंटिन्यूएशन साइन का, यहाँ पर बन गई ये वाली कैंडल नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नया पैटर्न बन गया। क्या बन गया, एक नया पैटर्न। नया अब इसका नया नाम है। फिर इस पैटर्न के अलग 55% विनिंग रेशियो, मतलब कि हर एक कैंडल बनती जाएगी, एक नया पैटर्न बनता जाएगा, हर एक कैंडल बनती जाएगी, हर एक नया पैटर्न बनता जाएगा, और हर एक पैटर्न का क्या विनिंग रेशियो रहेगा, 55%। तब कौन सा पैटर्न कैसे ट्रेड करना है उसके लॉजिक अलग होंगे। टोटल 3 तरीकों से पैटर्न में ट्रेड करना सिखाता हूं। एक सिंपल बेसिक तरीका, दूसरा थोड़ा सा लॉजिकल तरीका, तीसरा थोड़ा स्ट्रेटेजिकल तरीका। तो तीनों सीखेंगे। तो अब अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर एक ऐसी कैंडल को एज करें तो कौन से पैटर्न बन सकते हैं, वो पढ़ के फिर आज के लेसन को एंड करेंगे, फिर मजीद कल पढ़ेंगे। देखिए, अब जैसे कि एंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड की, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो हैमर भी है, लेकिन हैमर ऐड नहीं करना, हैमर तो कंटिन्यूएशन साइन है ना। तो हैमर के अलावा कोई भी बड़ी कैंडल, तो एंगल्फिंग +1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 आउटसाइड अप। आउटसाइड इसलिए बोला कि ये जो सेकंड कैंडल है, पहली कैंडल को आउटसाइड क्लोज किया, और आउटसाइड बार के साथ भी 3 आउटसाइड अप बन सकता है। ये भी एक नया पैटर्न है। अगर इसको ट्रेड करो तो 55% विनिंग रेशियो, तो इसको भी कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही पियर्सिंग लाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर इनसाइड बार के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 इनसाइड अप, ये भी एक पैटर्न है। ऐसे ही 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 इनसाइड डाउन, ये सब पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार भी है, इवनिंग स्टार भी है, वो भी पढ़ेंगे। 3 व्हाइट सोल्जर भी है, 3 ब्लैक रोज भी है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये सारे पैटर्न पढ़ के फिर इनको ट्रेड करना भी सीखेंगे। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है, सवाल पूछ सकता है। सर एंगल्फिंग में विक को भी कवर करना जरूरी है? नहीं, विक कवर करना जरूरी नहीं, बस जी एक सिर्फ एक बॉडी बात ना? देखो, सिर्फ बॉडी। लेकिन एक बात याद रखें, मैं भी आपको एक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब गौर से पढ़ना, रेड कैंडल का कौन सा विक स्ट्रांग होता है भाई, अपर विक। अपर विक। अपर विक। वेरी गुड। अपर विक का मतलब क्या होता है कि सेलर यहाँ पर क्या करते हैं, किसने किसको कंट्रोल किया है, इन सेलर ने बायर को कंट्रोल किया है कि नहीं, है ना। यस सर। यस सर। अब इंगल्फिंग की कैंडल बन गई, इंगल्फिंग की क्या बन गई, पैटर्न बन गई। लेकिन इस रेड कैंडल का जो ऊपर का विक था, ये हमने पढ़ा था कि बायर फेल हो चुके हैं, सेलर ने बायर को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया। लेकिन बायर तो इसी एरिया के अंदर क्लोज हो गया, तो फिर ये एंगल्फिंग काम करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर तो सेलर का प्रेशर है ज्यादा, बोले नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, ये नहीं करेगा एंगल्फिंग सर। फेल हो जाएगा, हमेशा फेल हो जाएगा। इसके बाद रेड कैंडल आएगी, मतलब इसके बाद रिट्रेसमेंट पक्की है, इसके बाद रिट्रेसमेंट पक्की है। तो कौन सा एंगल्फिंग, एक ऐसा एंगल्फिंग देखा हमने जिसका सेलर ऊपर से बायर को कंट्रोल कर चुका था, लेकिन नया बायर आया, उसने इसको उड़ा के रख दिया, इसको उड़ा के रख दिया। अब यह याद रखो, जब सेलर स्ट्रांग था और सेलर को बायर ने उड़ा के रख दिया, तो रेजिस्टेंस बिकम क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट। जो पहले एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब बन गया स्ट्रांग सपोर्ट। तो अब ये किसको फायदा देगा, अब एक कैंडल आएगी, पहले नीचे टच करेगा, फिर उसको ऊपर लेके जाएगा, तो बन जाएगा आपका एक ग्रीन कैंडल, राइट। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक, ऐसे थोड़े छोटे छोटे लॉजिक्स अगर हम समझ लें तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मार्केट से। तो इससे पहले आप लोग ऐसा सोचते थे एंगल्फिंग के बारे में? नहीं सर। अब एक और बात No, बताऊं, sir. चलो एक और बात बताओ। आप लोग बोलते हो ना कि सर हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न मोस्टली फेल होता है, इसलिए हम पैटर्न को ट्रेड ही नहीं करते। अब क्यों फेल होता है, एक रेड कैंडल, ये देखो रेड कैंडल, ऊपर किसका कंट्रोल विक है भाई,
सेलर्स का सेलर्स का। सेलर का कंट्रोल विक है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर सेलर का कंट्रोल विक लगा लिया, सही है। यस सर। अब मेरे मेरे पास एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन गया। किसका बन गया पैटर्न? पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कंटिन्यूएशन साइन बन गया। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, सर आप तो बोलते हो कंटिन्यूएशन साइन आएगा तो 80% मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर तो सेलर की कैंडल आ गई। अब मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि क्यों आई सेलर की कैंडल, क्यों कंटिन्यूएशन साइन ने काम नहीं किया। रेजिस्टेंस सेलर्स का का जोन है, सेलर्स का Resistance। जोन है सर। और यहाँ पर इससे पहले रेड कैंडल थी और लोग समझते हैं कि सर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। खामोखा आप गलत बयान करते हो, गलत बोलते हो। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं ये तो यहाँ पर कंट्रोल विक की वजह से इससे मतलब रेजिस्टेंस है। जरूरी थोड़ी है कि रेजिस्टेंस एक ग्रीन और रेड कैंडल बनाती है या रेड एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट बनाती है, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। ये यस कितनी हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये तो पूरी जोन है। यहाँ पर हमेशा हमारे कंटिन्यूएशन साइन आ जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता क्यों फेल हुए, और हम तो उनको ट्रेड करते रहते हैं। हमने कहा कि कंटिन्यूएशन साइन मतलब 80% मार्केट ऊपर जाएगी, ये जो 20% लॉस होता है ना इसी वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे लॉसेस हो जाते हैं। अब ये तो कोई नहीं समझता ना इस बात को, हम बस एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, यहाँ पर वहां पर ऊपर नीचे राउंड नंबर पे लगा लेते हैं, ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। इस छोटी सी पॉइंट को कोई कोई ख्याल नहीं रखता है इस पॉइंट का, क्योंकि आपने विक की रीडिंग की ना। आप लोग खुद इंफॉर्मेशन बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन गलत है जो हमने अभी आपसे बयान की कि बायर के मूवमेंट को सेलर ने कंट्रोल किया? क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ट्रू सर। सर। ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या इसका रिएक्शन नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। आएगा और इसी को हम इग्नोर करते हैं ना फिर, ठीक है। अब ऐसे एक स्टूडेंट है मेरा, अभी उसका कोर्स चल रहा है, वो कंट्रोल विक के ऊपर ऐसे इसको मैं कंट्रोल विक बोलता हूँ। ये कंट्रोल विक इसका, तो बायर का कंट्रोल विक नीचे से होता है, मैं इसको कंट्रोल विक बोलता हूँ। वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रोज 30 से 35 ट्रेड करता है, कभी 26 ट्रेड विन करता है, कभी 27 ट्रेड विन करता है, मतलब कि उसके विनिंग रेशियो 85% से ऊपर आ रहा है। उसकी भी कुछ लॉजिक्स हैं, उसको मैंने कुछ लॉजिक सिखाई हैं। तो कंट्रोल विक के ऊपर भी आप रख के ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग करो, आपके लॉसेस होंगे तो लॉसेस होने चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग जब सिखाता हूं तो उस ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेडिंग करके आते हो, मैं उस वक्त फिल्टर नहीं सिखाता, जब आप लॉस करके आते हो तब फिर सिखाता हूं, क्योंकि लॉस करने के बाद ही आपको फिल्टर समझ में आएगा। ऐसे पहले बताऊंगा तो फिर ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लॉस करो इसको, और जितना लॉस कर सकते हो। मतलब अब आप एक काम करो कि जिस तरीके से कंट्रोल विक के अंदर ग्रीन कैंडल आ जाए तो आप इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करो, तो देखो कैसे रिवर्स होता है, क्यों होगा पता चल जाएगा आपको। तो अभी इसके बहुत सारे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही हमारी ट्रेडिंग को अच्छा बना सकती है, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक काफी हो गया, अब मिलते हैं कल की क्लास सर में, तो ठीक है। सर एक मिनट, जो अभी आपने ये बताया तो इसका मतलब सर पैटर्न से ज्यादा इम्पोर्टेंट एसएनआर लेवल होता है। देखो एसएनआर लेवल सप्लाई एंड डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब ठीक है सर। जैसे कि यूं समझो कि एक ट्रेन चलती है, तो ट्रेन के स्टेशन होते हैं, राइट। और Yes, उन sir. स्टेशन पे क्या जरूरी है कि हर स्टेशन पे वो उसकी फ्यूल स्टेशन हो, हर स्टेशन के ऊपर वो पानी भराए? ये भी तो जरूरी नहीं है ना। या ये भी जरूरी है कि हर स्टेशन से वो पैसेंजर उठाए? हर एक स्टेशन का अपना अपना रोल होता है। तो Yes, इसी sir. तरीके से जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, हम जब प्राइस ऊपर राइज करती है या प्राइस नीचे फॉल करती है, तो बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आती हैं। तो वहां पर भी मुख्तलिफ किस्म के एज ए स्टेशन समझ लो। कोई स्टेशन होती है रिवर्सल की, कोई स्टेशन होती है एक या दो कैंडल को स्टॉप करने की, कोई स्टेशन पे कोई रिएक्शन ही नहीं आता। तो अब वो तो हमें समझना है ना कि कौन सी स्टेशन का रोल कैसा है, और वहां पर अगर सप्लाई है तो क्यों है, सप्लाई नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो Yes, ये sir. सारी चीजें हमें समझते हैं। अब ये जैसे कि कंट्रोल विक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे गैप अप गैप डाउन होते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। हिडन एसएनआर को मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ,
क्योंकि वो विजिबल नहीं होते, कोई यूज नहीं करता, तो इसीलिए वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे आहिस्ता। आज तो पहला दिन है, आज तो इंट्रोडक्शन का दिन था, तो हमने थोड़ा सा कैनेस्टिक का इंट्रोडक्शन कर लिया। आगे पढ़ेंगे इसको मजीद हम। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके सर। थैंक Yes, यू। sir. थैंक यू सर। Good Thank you, night, sir. sir. वेलकम। Thank you, sir.